आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में एक तो हमने चैप्टर 14 एक्सटर्नल कंफर्मेशन का चैप्टर है, उसको हमने कंक्लूड करना है। कंसेप्ट सारे पढ़ने हुए, केस स्टडी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 केस स्टडीज रह गई हमारी कोर प्रैक्टिस में से। बाकी जो एक्सटेंड, याद रखिए क्लास में ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपको एक एक केस स्टडी 100% केस स्टडी क्लास में प्रैक्टिस करवाई जाए। इसीलिए चुन के हमने कुछ केस स्टडीज जो हैं वो जो ज्यादा अहम हाई कैप वाली हैं, कोर केस स्टडी के नाम से, उनको लैदा किया हुआ है। वो हम कोशिश करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्लास में डिस्कस हो जाएं। और इसके अलावा जो वॉल्यूम 2 में से एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है ना केस स्टडी का, आपको सेट दिया गया ना क्वेश्चंस का, जो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है ना, ये आपने खुद से अटेम्प्ट करना है और सोल्यूशन के साथ कंपेयर करने हैं। एक्सटेंडेड प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस की नॉर्मली क्लास में डिस्कशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखें जितनी डिस्कशन क्लास में कर दी गई है वो आपके सारे कंसेप्ट्स को कवर कर रही होती है। तो इसलिए उम्मीद अगर आपने कोर प्रैक्टिस कर लिया है तो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में आपकी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास के स्टार्ट में पूछ सकते हैं कि सर मैंने एक केस स्टडी की है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो आप बता दीजिए इसका क्या करना है। क्लियर? तो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। कोर प्रैक्टिस वो है, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। यानी आपकी बुक के सारे कंसेप्ट्स मेरी जिम्मेदारी। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करना है जो वॉल्यूम 1 में सारे, वो मेरी जिम्मेदारी। वॉल्यूम 2 में से तकरीबन आधे क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी जो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है वो आपने करनी है खुद से। कोई प्रॉब्लम आए तो वो पूछ सकते हैं। जी ऐसे ही चलवा दे मेरे भाई, ये तो जरूरी है। जी स्टार्ट करें आज के क्लास। चलिए हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे, उनमें से एक क्वेश्चन 8। सबसे पहले क्या करना है, ये लाइट जरा ऑफ कीजिएगा। अच्छा हाँ जी, ये एक बस ठीक है, ठीक, शुक्रिया जी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या करें, इंडिकेट व्हाट वुड बी द बेसिस फॉर सेलेक्टिंग डेटर फॉर सर्कुलराइजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन। वो कह रहा है बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करने की बेसिस क्या होती हैं। तो क्या बेसिस होती हैं, अगर चारों कंडीशंस पूरी हो रही हो तो नेगेटिव, और अगर नहीं पूरी हो रही इसी बेस के ऊपर डिसीजन करते हैं ना। तो इसका मतलब है जब कभी मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन है पॉजिटिव नेगेटिव, सबसे पहला काम क्या करना है, 4 कंडीशन लिख देते हैं। वो कंडीशन पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट नहीं कर रहा मैं। तो इसमें हम 4 कंडीशन लिख देंगे और फिर जो भी ऊपर उसने कैटेगरीज दी हैं 1 बाय 1 हम उसको बता देंगे कि इसमें पॉजिटिव के नेगेटिव। बी में क्या कह रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू हाउ वुड यू डील विद अ सिचुएशन वेयर अ डेटा कंफर्म द बैलेंस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट अपीयरिंग इन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अच्छा एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें दोनों पार्ट्स केस स्टडी बेस्ड नहीं है। पार्ट ए केस स्टडी बेस्ड है और पार्ट बी जो है वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। लेकिन पहले केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में रिप्रोडक्शन। तो हमने क्या बताना था, पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन की बेसिस। कह रहा है यू आर करंटली इन प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट ऑफ मिनरल वाटर लिमिटेड MWL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू। अब ये इंफॉर्मेशन कस्टमर से, इसको हम क्या कहते हैं, जब वो एक ही स्ट्रेटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन, पहले इसको समझ लें, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर्स और बैलेंस आउटस्टैंडिंग। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी उसने हमें दिया था, जो प्रीवियस हमने केस स्टडीज की है उसमें भी सिमिलर इंफॉर्मेशन थी इसमें, लेकिन उसने मजीद कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो क्या है, जो ये वाला हिस्सा है क्वेश्चन का, ये क्या इंफॉर्मेशन है, इसको क्या कहते हैं, एजिंग। और एजिंग किस लिए यूज होती है भला, प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा है 50, लेकिन याद रखिए हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन उसने कहा हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन इस इंफॉर्मेशन से और शायद समटाइम इस इंफॉर्मेशन यहां तक हो जाता है। इससे आगे वाली इंफॉर्मेशन हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन करने के लिए रेलिवेंट नहीं है। किसी और रिक्वायरमेंट में शायद रेलिवेंट हो, कम से कम पॉजिटिव और नेगेटिव में ये एग्री करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में हमारे लिए। अच्छा नीचे वाली इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो सकती है इसमें अगर उसने रिस्क वगैरह का बताया हो। 50% provision for doubtful debts has been made by MWL against balances outstanding for more than 30 days, whereas the balances outstanding for more than 90 days have been fully provided. ठीक है, ये हमें वो बता रहा है कि 30 डेज से ज्यादा पे प्रोविजनिंग कर, यानी इन 2 कैटेगरीज पे प्रोविजनिंग करते हैं। चलिए अच्छा, इससे हमारा चूंकि इस टेबल से ना हमें एक इस क्वेश्चन से हटके आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर लूं, पॉजिटिव नेगेटिव के डिसीजन में तो ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। बताइए फिर किस केस में रेलिवेंट हो सकती थी, रिस्क असेसमेंट के। शाबाश, जब हमसे कहता है कि रिस्क असेस करो तो हम कहते हैं भाई ये जो ओवरड्यू वाली कैटेगरीज है ना, इनमें रिस्क ऑफ बैड डेट ज्यादा है।
इनमें रिस्क ऑफ बैड डेट ज्यादा है। कंफर्मेशन के क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन समटाइम्स सिमिलर इंफॉर्मेशन वो रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में दे देता है और कहता है बताओ इस टेबल से आपको कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है, अगर रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है तो उसके प्रोसीजर भी बताओ। तो हम फिर इस टेबल से क्या रिस्क असेस करते हैं? हम कहते हैं कि ओवरड्यू वाले जो डेटर्स है ना, ओवरड्यू वाले की ये दो कैटेगरी है, इनमें रिस्क ऑफ बैड डेट हाई है और इस रिस्क को एड्रेस, ये तो रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ऑडिट में हम रिस्क स्टेप नंबर 1 होता है रिस्क आइडेंटिफाई करना, स्टेप नंबर 2 क्या होता है? उस रिस्क को एड्रेस करना। इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर होते हैं? अब देखिए मैं क्वेश्चन को छोड़ के दूसरी तरफ निकल गया हूं, मैं कंफर्मेशन के टॉपिक से निकल आया हूं, रिस्क असेसमेंट और प्रोसीजर में, क्योंकि मैंने वो भी तो पढ़ाना है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को कंफर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। बैड डेट को इंश्योर करने के लिए कि कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होने चाहिए बताइए जरा, कोई एक दो प्रोसीजर बता दे। पहले बताइए रिस्क समझ आ गया कि नहीं आ गया कि इसमें रिस्क और बैड डेट है ओवरड्यू डेट्स की वजह से। तो कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रोविजनिंग सही रिकॉर्ड की गई है? चेक करेंगे, अरिथमेटिक कैलकुलेशन चेक करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर रेलिवेंट है, लेकिन ये रूटीन का प्रोसीजर मतलब कम अहम है। मजीद कोई अहम प्रोसीजर ये एंड के बाद देखेंगे डेटर से कलेक्शन हुई है कि नहीं। अच्छा, लेकिन याद रखिए किस डेटर से? जो ओवरड्यू वाले हैं इनसे, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ ओवरड्यू के प्रोसीजर पूछ रहा हूं, बाकियों में भी ये रेलिवेंट प्रोसीजर होता है, लेकिन ओवरड्यू डेट्स में ज्यादा रेलिवेंट, क्योंकि जिनसे कलेक्शन नहीं आई मोस्ट प्रोबेबली वो बैड डेट है, मोस्ट प्रोबेबली वो बैड डेट है। ये देख लेंगे, फिर उसके बाद एजिंग देख लेंगे ठीक है कि नहीं उसने जो एजिंग बनाई। ये दो प्रोसीजर अभी तक काफी है, ये अभी तक ये दो प्रोसीजर काफी हैं। ईयर एंड के बाद कलेक्शन और एजिंग की एक्यूरेसी और कैलकुलेशन देख लेना, ये 2-3 प्रोसीजर। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। जी, तो वापस आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। इंडिकेट व्हाट वुड बी बेसिस फॉर सेलेक्टिंग डेटर फॉर सर्कुलर। अच्छा, सर्कुलराइज का मतलब क्या है? सर्कुलराइज करवाने का मतलब क्या है? इसको अंडरलाइन करना है। सर्कुलराइज करवाने का मतलब है कंफर्मेशन लेटर सेंड करना। कह रहा है बेसिस क्या होगी? नो प्रॉब्लम, पहले हमने उसे क्राइटेरिया रिप्रोड्यूस करवा दिया, इन 4 कंडीशन में नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है, और नीचे लाइन लिख दी कि अगर इनमें से एक भी वायलेट हो रही हो तो पॉजिटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट होगी। ये हमारी बेस। अब हम डिसीजन भी करते हैं साथ साथ। सुपरमार्केट बताइए, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, रीजन लार्ज बैलेंस है। ठीक है, असल रिस्क वगैरह के बारे में एक सेगमेंट के बारे, तो एज्यूमिंग ऑल अदर कंडीशंस आर आल्सो मेट, ये लिख देंगे। एक लाइन में सुपरमार्केट निमट गया, क्योंकि देखिए टोटल 6 नंबर है और तकरीबन कोई 3 नंबर शायद उसने कंडीशंस के लिख दिए होंगे या 2 नंबर कंडीशंस के लिख दिए होंगे, एक नंबर इनका डिसीजन करने का होगा, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। अच्छा, एक चीज और बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप नेगेटिव कंफर्मेशन की चारों कंडीशंस लिख देते ना पहले, फिर नीचे जब डिसीजन कर रहे हो ना, तो आपको 2 कंडीशन अगर साइलेंट है वो उसमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन इज एप्रोप्रिएट बिकॉज पॉपुलेशन का लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस एंड वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज या रिस्क इज लो। अब बाकी की 2 कंडीशन प्रोड्यूस करने के आप सिर्फ लिख सकते हैं, इट इज अज्यूम्ड दैट थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन एज अबव, जो आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखी हुई है, एज अबव आर आल्सो मेट। तो उनको दोबारा जब ये कंडीशन 4 लिखने का ये भी फायदा होता है कि हर सिचुएशन के साथ आपको अजम्पशन में उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपने ऊपर 1 2 3 करके नंबरिंग दिया होगा, नीचे सिर्फ नंबर लिख दो, उसे पता चल जाएगा ऊपर आप रेफरेंस किसका दे रहे हैं। सुपरमार्केट पॉजिटिव। अच्छा, अब बताइए, एक मिनट ठहरे, जैसे मैं पूछ रहा हूं तरतीब से, 5 स्टार होटल, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि उसने एक इंफॉर्मेशन दी हुई है पॉपुलेशन वाली, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसी की बेस पे डिसीजन कर रहे हैं हम। रिटेलर्स नेगेटिव, ये आपने क्विकली डिसीजन कर लिया। होलसेलर्स, अब इसमें देखिए वो दरमियान, मैंने आपको बताया था हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है। ठीक है, कुछ चीजों की हमें एग्जैक्ट अमाउंट या परसेंटेज पता है, मटीरियलिटी स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है 5% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एक्सेप्शन रेट हमें पास्ट पेपर में उसने बताया हुआ है 15%, लेकिन कब पॉपुलेशन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस और कब स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज होगी, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कहीं पे नहीं लिखी हुई। हमने जजमेंट अप्लाई करके कंपैरिजन करके कंक्लूड करना होता है। तो आपने बाकी 3 का डिसीजन तो क्विकली कर लिया होगा। होलसेलर्स कुछ के ख्याल में ये स्मॉल नंबर है लार्ज बैलेंसेस, और कुछ के ख्याल में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। ये आपकी जजमेंट पे मैं छोड़ता हूं, आपको जैसा लगे वैसे लिख सकते हैं। पर्सनली मुझे ये लग रहा है कि ये लार्ज नंबर होना चाहिए, क्योंकि 2 स्मॉल नंबर हो गए हैं। ठीक है, तो ये 2 हाँ, लेकिन ये जजमेंट है, मेरी जजमेंट है मेरी। ठीक है, क्योंकि
अगर आप रीजनिंग लिख देंगे इसको कि होलसेलर्स रिप्रेजेंट्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल या स्मॉल, ये रीजनिंग लिख देंगे, फिर वो सही करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे होलसेलर्स पे पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है, वो गलत कर देगा। अगर इतना लिखेंगे होलसेलर पे नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है, वो गलत कर देगा। आर्गुमेंट दे देंगे, फिर जो भी आर्गुमेंट होगा वो ठीक होगा, क्योंकि उस एग्जामिनर को भी पता है कि कहीं पे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू होगा, कितना लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब बी रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब ये देखिए, अब मैं कंसेप्ट समझा दिया, लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है। आप नोट कीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर में हमने कंडीशन भी लिख दी है, तो इसीलिए आपने 1 बाय 1 डिसीजन करते हुए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, एक एक लाइन में अगर इनके डिसीजन कर ले तो काफी है। B. Briefly explain as to how would you deal with a situation where a debtor confirms a balance which is different from the amount appearing in the confirmation request. नहीं, पहले बताएं, ये उसने रीजन दी हुई है डिसएग्रीमेंट की? नहीं दी, तो इसका मतलब है ये जनरल है, स्पेसिफिक तो नहीं है। अगर स्पेसिफिक होता तो वो हमें कोई रीजन बताता, हम उस रीजन को सामने रख के प्रोसीजर बताते हैं। अच्छा, अब जरा मुझे बताइए, आपसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आजकल रिसेंटली जो आईकैप क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए जनरल डिसएग्रीमेंट के पूछ रहा है कि स्पेसिफिक है? शाबाश, स्पेसिफिक के पूछ रहा है। इसलिए अपने आप को प्रैक्टिस जाहिर है पास्ट पेपर्स की कर रहे होते हैं ना, लेकिन पास्ट पेपर जो है वो सम टाइम वो करंट पैटर्न के मुताबिक नहीं होते। तो ये ना समझिए पास्ट पेपर क्वेश्चन धड़ाधड़ मेरे से हो रहे हैं तो आईकैप में भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, नहीं। स्पेसिफिक वाला प्रैक्टिस करनी है ना अगर ज्यादा, तो स्पेसिफिक केस की करें। बहरहाल, लेकिन ये भी किस्मत अच्छी हुई हमारी, तो ये जनरल डिसएग्रीमेंट भी पूछ सकता है। तो बताइए क्या करता है? क्लाइंट से रिकंसाइल करवाएंगे, देखेंगे टाइमिंग डिफरेंस है क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिस या कंफर्मिंग रिकॉर्ड, और फिर क्लाइंट के रिकॉर्ड में अगर मिस स्टेटमेंट है तो फिर देखेंगे वीकनेस इंटरनल कंट्रोल या रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी इंडिकेट करती है कि नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको ये ठीक है मेरा है, चले बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग्स इन द अबव ड्राफ्ट ऑफ बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट द नेसेसरी चेंजेस। आईकैप इस पेपर को, जो कैफ 8 है, हर गुजरती अटेम्प्ट के साथ, और मेरा ख्याल है शायद दूसरे जो अहम वाले पेपर्स हैं जैसे काउंटिंग रिपोर्टिंग वगैरह है, उनमें भी ये काम कर रहा है, प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन बना रहा है जो कि प्रैक्टिस रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं या कुछ प्रैक्टिकल मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर करें। ये इसकी एक एग्जांपल है। प्रैक्टिस में होता क्या है, कंफर्मेशन लेटर्स एंड जो डॉक्यूमेंट्स बड़ी बड़ी बनती है, एंगेजमेंट लेटर है, कंफर्मेशन लेटर्स हैं, मैनेजमेंट लेटर पता ना, लेटर ऑफ वीकनेस, ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा ये 4 डॉक्यूमेंट्स, इनके बारे में हम जानते हैं ये क्या है। अच्छा, प्रैक्टिस में ये प्रिपेयर की जाते हैं। आईकैप ये चाहता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी भी आए, आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी भी है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, और अगर मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का क्वेश्चन दिया ना तो ये बड़ा क्वेश्चन होगा, मुझे स्टूडेंट्स को 15-20 नंबर देने पड़ेंगे। आईकैप ये चाहता है कि कम मार्क्स के साथ सेम कंसेप्ट टेस्ट कर ले। तो आईकैप क्या करता है, आईकैप आपसे ये नहीं कहता इस लेटर को ड्राफ्ट करो, इस तरह का सिमिलर स्टाइल क्वेश्चन आप और टॉपिक्स में भी देखेंगे। वो क्या कहेगा, भाई ये मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है, आप इसमें से सिर्फ एरर्स आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि एरर्स वही आइडेंटिफाई कर सकेगा जिसने कभी इसको पढ़ा होगा। मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन आपके बाकी सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसलिए कि इसमें उसने फॉर्मेट दे दिया। क्या हमने कंफर्मेशन का फॉर्मेट कोई पढ़ा हुआ है? तो कंफर्मेशन का फॉर्मेट पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? दोनों का पढ़ा हुआ है, शाबाश। अच्छा, दोनों में अमाउंट्स आ रही थी गई कि जो अमाउंट कंफर्म कर रहे हैं, तो भैया ठीक, चलिए ठीक है। अब आपने, हम इसको रीड करना शुरू करेंगे, आपको इसमें से जो भी एरर्स लगे आपने डिस्कस करना है मेरे साथ। देखिए, आपको पता है हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन मकसद नहीं है, सवाल अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना मकसद नहीं है, कंसेप्ट। तो मे भी कुछ ऐसे एरर भी हम डिस्कस करें जो आईकैप के सॉल्यूशन में मौजूद ना हो। ठीक है, तो आपके जहन में जो भी पॉइंट है आपने मेरे साथ शेयर करना है। Carry the audit senior responsible for the audit of Tata Milk Limited (TML). Your audit team member has drafted a balance confirmation request to be sent to a major customer. एक मेजर कस्टमर को सेंड कर रहे हैं। अच्छा, मेजर को जरा अंडरलाइन करें, हाँ, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव हुई ना तो हम कहेंगे भाई ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया। ठीक है, और चूंकि कस्टमर है तो रिसीवेबल की हो,
पेएबल की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी बात बात ऐसे भी होता है, वो कंफर्मेशन से बाहर की इंफॉर्मेशन से भी हमें अंदाजा हो जाता है क्या गलती है। फिर इसके बाद टेट्रा मिल्क लिमिटेड, ये लेटर हेड है। इसका मतलब है लेटर हेड किसका है? क्लाइंट का। अच्छा एक चीज इसमें रखें, कोई भी एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान में, पार्टी ए और पार्टी बी के दरमियान में, एग्रीमेंट किसको प्रिंट करवाना चाहिए? किसको प्रिंट कर, पार्टी ए को क्या पार्टी बी को? इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी प्रिंट कर। फर्क किससे पड़ता है? दोनों के इसके ऊपर साइन हो। ठीक है। अच्छा, कंफर्मेशन लेटर क्लाइंट के लेटर हेड पे प्रिंट हुआ, ये ऑडिट फर्म के उसूली तौर पे ऑडिट फर्म के लेटर हेड पे प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि क्लाइंट के लेटर हेड पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर क्लाइंट के लेटर हेड पे प्रिंट हुआ लेकिन सेंड ऑडिटर ही कर रहा है और ऑडिटर को ही उसका जवाब मिल रहा है, तो फिर ये ठीक है, फिर ये ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है प्रिंट किसने करवाया, इसमें इशू नहीं है। इशू किसमें है? सेंड किसने किया और रिसीव किसने किया। ठीक है, हाँ, सिग्नेचर भी दोनों के हो सकते हैं, क्लाइंट के भी हो सकते हैं। क्लाइंट के सिग्नेचर कंफर्मेशन पे होने चाहिए कि नहीं? लाजमी होने चाहिए। क्यों? पता चल जाए ऑथराइजेशन है, उसने इजाजत दी है कि हाँ इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे। सिग्नेचर होने में प्रॉब्लम नहीं है क्लाइंट के, वो तो होने चाहिए। प्रॉब्लम किस चीज में है? सेंडिंग में और रिसीविंग दोनों में, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों में। एक वेबसाइट में उसने कहा सेंड क्लाइंट ने किया, रिसीव हमने किया, हमने कहा गलत है। एक में उसने कहा सेंड हमने किया है, रिसीव क्लाइंट ने किया था, हमें फॉरवर्ड कर दिया, हमने कहा ये भी गलत है, ये भी गलत। याद है ना, सेंडिंग में भी प्रॉब्लम है। वो क्लाइंट ने कहा था भाई टाइम कम है, मैं अपना राइडर भेज के आपको कंफर्मेशन दे देता हूं, हमने कहा था ना ना ना, सोचना भी ना। कस्टमर्स नेम है, तो अभी फिलहाल कोई इशू नहीं है क्लाइंट का लेटर हेड होने में, लेकिन मेरा थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म हाई हो गया। मैंने कहा क्लाइंट का लेटर हेड है, कहीं भेज भी तो क्लाइंट ने नहीं दिया। मेरे जहन में एक चीज आ गई, अभी कंफर्म नहीं हुई लेकिन आ गई। कस्टमर्स नेम एंड एड्रेस, डीबी लिमिटेड, आगे उसका एड्रेस लिखा हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम है? कस्टमर का नाम और एड्रेस होना चाहिए। डेट 7 सितंबर 2021, ये कौन सी डेट है? जिस दिन भेजा कि जो ये एंड है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली 7 सितंबर तो कोई ये एंड नहीं होता, जिस दिन भेजा। ठीक है। डियर मिस्टर सलमान शाहिद, उस कंपनी में कोई अकाउंटेंट वगैरह होगा। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वेस्ट ऑफ आवर ऑडिटर आबिद अली एंड कंपनी। अब इसका मतलब यह है, ये सीएफओ लिख रहा है, अब खुद लिख रहा है। In accordance with the request of our auditor Abid Ali and Company Chartered Accountants, we ask that you kindly confirm your indebtedness to us, which according to our record amounting to rupees 45.6 million, as shown by the enclosed statement. कह रहे स्टेटमेंट हम साथ अटैच कर रहे हैं, हमारे मुताबिक 45.6 मिलियन बनता है। If the above amount is in agreement with your record, please sign in the space provided below. If the amount is not in agreement with your record, please notify us of the amount shown by your records. अच्छा बताए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? लेकिन है ये पॉजिटिव। इसमें सबसे अहम लफ्ज पता है क्या है? सबसे अहम लफ्ज है अस। सबसे अहम लफ्ज है अस। कि क्या कह रहा है? हमें तुम्हें क्यों बताए? ये तो ऑडिटर को बताना चाहिए, ये तो ऑडिटर को बताना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या ये ऑडिटर ने नहीं लिखी हुई ये लाइन? नहीं। कैसे पता चला क्लाइंट ने लिखी है? हाँ, अच्छा, इससे नहीं पता चला। ये लेटर हेड किसी का भी हो सकता है। इंडेटेडनेस टू अस, इससे भी पता चल रहा है। और ऊपर वाली लाइन रिक्वेस्ट ऑफ आवर ऑडिटर, इसका मतलब है ये ऑडिटर नहीं है, ये ऑडिटर नहीं है। तो क्लाइंट, अब ये देखे कितना ट्रिकी पॉइंट था, उसने डायरेक्टली नहीं इंफॉर्मेशन हमें दी कि क्लाइंट ने सेंड कर रहा है। प्रीवियस केस स्टडी में वो डायरेक्टली बता देता था कि क्लाइंट ने रिसीव किया, क्लाइंट ने सेंड किया, क्लाइंट कह रहा है मैं ऑर्डर भिजवा देता हूं। यहां पे वो अल्फाज को समझेंगे, फिर हमें पता चल रहा है कि अल्फाज से पता चला कि ये कंफर्मेशन क्लाइंट भिजवा रहा है और फिर कह भी रहा है कि मुझे वापस भेजो। इसका मतलब है सेंडिंग बाय क्लाइंट और रिसीविंग भी। ये बात समझ आ रही है? चलिए जी, सेंड भी नहीं कर सकता क्लाइंट। अच्छा एक मिनट, हरे अल्फाज ये आप क्या कह रहे हैं कि? हाँ जी,
इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहे हैं सर भेजा तो ऑडिटर की रिक्वेस्ट में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहम चीज क्या है, कंफर्मेशन सारे ऑडिटर की रिक्वेस्ट पे भेजे जाते हैं। अहम चीज ये है कि भेजेगा भी ऑडिटर और रिसीव भी करेगा ऑडिटर। हाँ, क्लाइंट के लेटर हेड पे हो सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात सुने, रिटर्न बाय क्लाइंट भी हो सकते हैं। ये बात समझ आई? रिटर्न बाय क्लाइंट भी हो सकते हैं ऑथोराइजेशन के लिए, लेकिन सेंड बाय क्लाइंट और रिसीव बाय क्लाइंट ये लाजमी है। लाजमी होने, सॉरी, ऑडिटर, सेंड बाय ऑडिटर और रिसीव्ड बाय ऑडिटर ये लाजमी है, ये लाजमी है। ठीक है, यहां पे सेंड बाय भी क्लाइंट है, वो कह रहा है रिसीव बाय भी क्लाइंट। जो सबसे बड़ा ब्लंडर इसमें यही है। अच्छा, ये पॉजिटिव ही है, कैसे पता चला पॉजिटिव है? उसने कहा कि अगर एग्रीमेंट नहीं भी है ना फिर भी बताओ, तो इसका मतलब है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट तो सही भेजा ना उसने, ये प्रॉब्लम तो नहीं है। पॉजिटिव भेजना चाहिए था, उसने पॉजिटिव ही भेजा। हाँ, आवर ऑडिटर से ये कंफर्म नहीं हो रहा कि क्लाइंट भेज रहा है। चलें, ठीक है, नहीं मैं इसके ऊपर आर्गू नहीं करता। ये तो कंफर्म हो रहा है कि क्लाइंट कह रहा है मुझे भेजो, तो ये नहीं होना चाहिए, यानी स्टिल इनडायरेक्ट है। हम इसमें ये लिखेंगे ये कंफर्मेशन इनडायरेक्ट है। ये एविडेंस जो हमें अगर मिलेगा ये इनडायरेक्ट, क्योंकि इसमें क्लाइंट इन्वॉल्व है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता क्लाइंट सेंडिंग में इन्वॉल्व है, रिसीविंग में इन्वॉल्व है या दोनों में इन्वॉल्व है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इन्वॉल्व हो गया ना क्लाइंट, सेंडिंग या रिसीविंग किसी में भी, इनडायरेक्ट एविडेंस है, हमारा एतराज आ गया। तो पहली प्रॉब्लम इसमें ये हो गई, ये डायरेक्टली रिसीव्ड बाय क्लाइंट, ऐसे आप सेंडिंग का ना लिखें। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर इसमें क्लियर नहीं है कि सेंड भी क्लाइंट ही कर रहा है, लिख वो रहा है, क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन कम से कम ये तो है कि रिसीव क्लाइंट ही कर रहा है। मुझे भी यही लग रहा है कि सेंड का ज्यादा, लेकिन फिर भी उनका आर्गुमेंट भी एक रीजन की वजह से वैलिड है, उसे मैं रूल आउट नहीं कर रहा। हाँ जी, ये एक दूसरा कंसर्ट। उनका सर आपने तो हमें ये भी सिखाया हुआ है, अगर कंफर्मेशन लेटर सेंड करें जवाब ना आए ना तो क्लाइंट से कहें भाई उनको फॉलो अप करना, उनकी मिलते। आपका क्या हाल है, हम जरा सोच के बताएं। क्लाइंट को क्या कहते होंगे कि उसको फोन करके कहो कि हमें कंफर्मेशन का जवाब दे, ये कहते होंगे या ये कहते होंगे भाई उनसे कंफर्मेशन लेके हमें दो? नहीं, सेंड हम करेंगे, फॉलोअप क्लाइंट कह सकता है, क्योंकि हम क्लाइंट के ऑथराइजेशन के साथ सेंड कर रहे हैं। देखिए, क्लाइंट का हमने बैंक अकाउंट को, बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, बैंक ने जवाब नहीं दिया। हम अगर बैंक को जाके कहेंगे ना, बैंक इतनी टेंशन नहीं लेगा, ऑडिटर अगर जाके कहेगा। लेकिन अगर वो अकाउंट होल्डर जिसका मिलियंस ऑफ रुपीस बड़ा हुआ अकाउंट में, वो अगर बैंक वाले को कहेगा ना कि भाई आपके पास कंफर्मेशन लेटर है, ऑडिटर को जवाब नहीं दिया आपने, कुछ दिन हो गया, जरा जवाब दीजिए, तो बैंक जवाब देगा। लेकिन याद रखें, क्लाइंट से फोन करवाने का मकसद ये नहीं होता कि क्लाइंट कंफर्मेशन रिसीव करके हमें देगा। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि क्लाइंट ने कंफर्मिंग पार्टी को कहना होता है यार आपके लेटर पड़ा हुआ कई दिनों से जवाब नहीं दिया, जवाब दे दीजिए। आगे चलते हैं। योर्स फेथफुली, नीचे टाटा मिल्क लिमिटेड मैनेजमेंट अपने साइन किए हुए हैं, कंफर्मेशन नंबर है और फिर नीचे वो इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो कंफर्मिंग पार्टी होगी ना, वो देखेगी अगर बैलेंस एग्री हुआ तो यहां पे साइन कर देंगे और डेट वगैरह लिख लेंगे, किसने साइन किया वो लिख लेंगे। और अगर एग्री नहीं होता, तो एग्री नहीं तो यहां पे लिखेंगे एग्रीमेंट नहीं है और फिर साइन करके डेट लिख देंगे। क्लियर? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जब हम बैलेंस कंफर्म करवाते हैं तो डेट लिखनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि हो सकता है ये 7 तारीख का बैलेंस कंफर्म करते हैं, या हो सकता है ये जिस तारीख को इसको लेटर मिला उस तारीख का बैलेंस कंफर्म करो। तो जब कभी भी कोई बैलेंस हम लिखते हैं उसके साथ किस डेट का बैलेंस है ये लाजमी लिखते हैं। आपको जो फॉर्मेट दिया था उसमें लिखा हुआ था, देखो लिखा, तो उसमें डेट मिसिंग है और एक और चीज मिसिंग है। आपका जब डिसएग्रीमेंट होता है हम क्लाइंट से कहते हैं रिकंसिलिएशन बनाओ, तो इसमें हम कंफर्मेशन में कंफर्मिंग पार्टी से भी कहते हैं अगर डिफरेंस है तो अगर तुम्हें पता है कि डिफरेंस किस वजह, अगर पता है तो हमें बताओ, ये रीजन उनसे पूछते हैं। ठीक है, लेकिन कंफर्मिंग पार्टी को सम टाइम पता होगा, सम टाइम नहीं होगा। हमारे क्लाइंट को पता लाजमी होगा क्योंकि उसने मंथली बेसिस पे अकाउंट स्टेटमेंट सेंड करता है, रिकंसिलिएशन बनानी होती है। ये बात समझ आई? अच्छा, तो इसका मतलब है 3 इसमें से हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए। कौन कौन से? इनडायरेक्ट था, डेट मिसिंग थी, रीजन नहीं मांगे थे हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हुए। ठीक है, लेकिन याद रखें मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था,
कंफर्मेशन के जितने भी केस स्टडीज हैं उनमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था। लेकिन बहरहाल अब हमें पता चल गया, जिस अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम ये टेस्ट हुआ था ना, उस अटेम्प्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। क्यों? क्योंकि इससे पास में ICAP ने कभी इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया हुआ था, कभी इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट। लेकिन अब हमें पता चल गया, प्रेसिडेंट सेट हो गया ना कि ICAP इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इसीलिए हम अब इस तरह के क्वेश्चन भी कुछ मजीद भी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करें। और सिर्फ इसमें नहीं, अब स्टाइल तरीका वारदात पता चल गया ना ICAP का। अब इसका मतलब है ICAP ने आज तक कभी इंगेजमेंट लेटर हमें दे के उसमें से गलतियां आइडेंटिफाई करने को नहीं कहा, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया ना, तो मुझे एज टीचर अंदाजा हो गया, अगर ICAP कंफर्मेशन लेटर देके कह सकता है गलतियां आइडेंटिफाई करो, तो वो इंगेजमेंट लेटर देके भी कह सकता है गलतियां आइडेंटिफाई करो, वो मैनेजमेंट लेटर देके भी कह सकता है गलतियां आइडेंटिफाई करो। ऑडिट रिपोर्ट वैसे पास में भी उसने दी हुई है कि ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करके कहता होता है एरर्स आइडेंटिफाई करो। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, और ICAP एक्सपेक्ट कर रहा है कि है वो प्रैक्टिस के डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपको वो बनाना आना चाहिए, और अगर उनमें कोई गलती हो तो आप आइडेंटिफाई करने के काबिल हो। ठीक है, इस एक क्वेश्चन की वजह से ना यूं समझ लीजिए हमारा सिलेबस 20% के करीब बढ़ गया है। असल में सिलेबस नहीं बढ़ा, आपके ऊपर बर्डन 20% के करीब बढ़ा। क्यों? मैंने तो क्वेश्चन ढूंढ ढांड के आपको दे देने हैं, केस स्टडीज आपने करनी होगी, केस स्टडीज आपने करनी होगी। तो यूं समझिए, अब मैं सिर्फ आपको कंफर्मेशन के इस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करूंगा, बल्कि पूरे ऑडिट में जो डॉक्यूमेंट होती है, क्योंकि रिस्क है ना भाई। मुझे बताइए, इन्वेंट्री में फ्रॉड निकला तो क्या इसका मतलब होता है इन्वेंट्री में फ्रॉड है कि हमें फिक्स में प्रोसीजर बढ़ा देने चाहिए? तो अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन और प्रैक्टिस में घुसा है तो क्या इसका ये मतलब है सिर्फ इसी चैप्टर में क्वेश्चन पूछेगा आइंदा से? तो दूसरे चैप्टर में भी पूछ सकता है। उसका तरीकाकार पता चल गया ना हमें, हमने उसको डीकोड कर लिया, हमने कहा ऐसी की तैसी, अब आओ। ठीक है, पहले तो तुमने हमें बेखबर रख के मारा था, अब आओ, अब हमारी गलतियां निकाल के दिखाओ। हाँ खबर, अब वो खबर देके मारेगा। नहीं इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप असाइनमेंट करेंगे और एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन, सारी जितनी असाइनमेंट मैंने आपको दिया, अगर वो सारी असाइनमेंट करेंगे और एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा आ गया जो आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन, अच्छा देखें, गौर से आपने शायद नोट नहीं किया, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात की, जिम्मेदारी ली है, पास फेल होने की जिम्मेदारी नहीं ली। कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं मेरी। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन सारे आप करने के काबिल हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो भी तब कंडीशन क्या लगाई है, असाइनमेंट सारी आपने की होंगी, जो कि आपने कम से कम ये कल वाली असाइनमेंट नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, आपने वादा किया कि कल कर लाएंगे एक्सटेंडेड प्रैक्टिस सारी, तो ठीक है। अकाउंट नहीं, इसके में सोल्यूशन में कोई अकाउंट नंबर नहीं रेलिवेंट नहीं है। जो नीचे उसने लिखा हुआ ना सिग्नेचर अकाउंट नंबर, या ऊपर अकाउंट नंबर लिखा 7172 एड्रेस नेम, ये रेलिवेंट नहीं, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, एक लाइन ये भी लिखता है रेमिटेंस सेंड ना करें आप, हाँ वो भी लाइन लिख सकते हैं। और प्रैक्टिकली हम एक और काम करते हैं, बाज़ औक़ात ना जब किसी के पैसे लग रहे हो ना, किसी के पैसे तो वो जवाब नहीं देता, वो कहते हैं बिला वजह हम हमारा लेटर भी मारा हो, जवाब भी हम दे, फायदा भी, काम भी हमारा नहीं है। तो सम टाइम हम रिस्पॉन्स रेट को बढ़ाने के लिए उसे वो लेटर, स्टैम्प लेटर साथ डाल के भेजते हैं, ताकि उसे टिकट के पैसे, लिफाफे के पैसे ना खर्च करने पड़े। हालांकि वो कितने 10, 15, 20 रुपए होंगे, लेकिन इससे रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है, रिस्पॉन्स रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, आप ये है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर? कोई क्वेश्चन, लाइट्स ऑन कर दीजिएगा, शुक्रिया। पूरे चैप्टर में से कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। जी जी, वन बाय वन पूछिए जी। देखिए, उन्होंने कहा सर अगर वो हमें कोई फॉर्मेट देता है तो एक मॉडल जिसके साथ हमने कंपेयर करना है वो क्या रखें, वो आप वही रखें जो आपको नोट्स में प्रोवाइड किया गया है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटर में होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन आपको मैं थोड़ा एडिशनल बात बता रहा हूं, वो फॉर्मेट आपके लिए बेहतर है उसको फॉलो करें, वो लाजमी नहीं है कि प्रैक्टिस में एग्जैक्टली इसी तरह के फॉर्मेट हो, क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, याद रखिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया है, वो हमेशा वैसी ही होगी जैसी आपको दी गई और सिखाई गई है। ये कंफर्म, 100% कंफर्म है। कंफर्मेशन का फॉर्मेट नहीं दिया गया, ये कंफर्मेशन का फॉर्मेट प्रैक्टिस से उठाया गया, स्टैंडर्ड से नहीं है।
तो प्रैक्टिस में बाज़ औक़ात एक फर्म और दूसरी फर्म के अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन याद रखें चीजें सारी यही होंगी, चीजें सारी। ऑडिट रिपोर्ट में तो अल्फाज भी सेम होते हैं ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ने दिया हुआ फॉर्मेट, इसमें इंफॉर्मेशन यही होगी सारी। अल्फाज प्रैक्टिस में या जो एग्जाम में आपको फॉर्मेट देकर उसके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका ये अच्छा, इस क्वेश्चन से हमने एक नई चीज क्या सीखी, इस क्वेश्चन से हमने नई चीज क्या, मैंने आपको बताया था ना, हर केस स्टडी के बाद आपने कोई नई चीज सीखनी है और उसको लिखना है कि क्या सीखा इससे। बताइए इससे क्या सीखा कि ICAP हमें किसी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट देके उसमें से एरर्स या ओमिशन निकलवाने को कह सकता है, ये चीज सीखी। और अगर वो डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल कंफर्मेशन है तो वो एरर ओमिशन क्या हो सकते हैं, डेट, इनडायरेक्ट, और तीसरा रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। ये आपने लिख, ये आपकी 2-3 लाइनों के अंदर पूरे क्वेश्चन की समरी आ गई। क्वेश्चन में उसने सजेशन भी मांगी होती है, सजेशन प्रॉब्लम नहीं होती, सजेशन बताना कौन सा मुश्किल है भाई, जो चीज नहीं दी सजेशन में लिख देंगे वो होनी चाहिए। असल मसला तो एरर्स आइडेंटिफाई करना है ना। क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन? और कोई पूरे चैप्टर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ ले। अगर किसी क्वेश्चन में हमें टेम्पर्ड कंफर्मेशन मिलती है उसे हम क्या कंसीडर करें? पहली चीज उसे हम नॉन रिस्पॉन्स कंसीडर करेंगे। क्यों? हालांकि कंफर्मेशन तो आ गई, नॉन रिस्पॉन्स क्यों? क्योंकि ये वो कंफर्मेशन नहीं है जो डेटर ने भेजी है। तो इस केस में आपने डेटर को लहजा से अप्रोच करके दोबारा कंफर्मेशन लेने की कोशिश करनी है। एक काम तो ये करना है, ये बात समझ आती है। दूसरा, चूंकि मैनेजमेंट ने टेम्परिंग की कोशिश की है तो हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे भी कमेंट करना है, ये 2 चीजों पे कमेंट करना है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? वन बाय वन जी। हाँ, फॉर्मेट में लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट सेंड रेमिटेंस टू ऑडिट। इसका मतलब बाज़ औक़ात कंफर्मेशन जो है ना वो उसको ये समझते हैं कंफर्म, देखिए जो कंफर्मिंग पार्टी होती है ना उसने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वगैरह तो नहीं पढ़े हुए, वो बाज़ औक़ात ये समझते हैं ये कंफर्मेशन नहीं, ये डिमांड नोटिस है जिसमें कंपनी हमसे पैसे मांग रही है। हालांकि कंपनी पैसे मांग नहीं रही, वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि भाई आपने इतने ही देने हैं ना, वो समझ रहे हैं जैसे मांग रहे हैं। तो बाज़ औक़ात वो पैसे भी इनवैल्यूमेंट में डाल के भेज देते हैं, या वो मना कर रहे हैं, यानी क्लाइंट वो मना कर रहा है कि रिमिटेंस का मतलब होता है पैसे, अमाउंट्स ना भेजे, सिर्फ बैलेंस कंफर्म करें। क्लियर हो गया मेरे भाई क्वेश्चन आपका जी? अच्छा, हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मेरे भाई, हाइब्रिड क्लास में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हाँ, शाबाश शाबाश, पूछिए क्वेश्चन नंबर। अच्छा, हाइब्रिड में मैं अभी लेता हूं फिजिकल 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ऑडिट टीम डिड नॉट सेंड बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर अमाउंट्स बिलो ₹100,000 बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लाइंट लॉट ऑफ एफर्ट्स वर रिक्वायर्ड टू फॉलो अप द कस्टमर बैलेंस वर आल्सो नॉट मेड। तो डिस्कस किया था हमने कि जो बैलेंस इमटेरियल होने के बावजूद भी हम उसमें से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं भला? इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होकर मटेरियल हो सकता है। एक पॉइंट इसमें ये कर लिखना था और एक एफर्ट्स वाला लिखना। एफर्ट्स वाला क्या लिखना था कि एफर्ट्स का लगना प्रोसीजर मीट करने की रीजन नहीं है, प्रोसीजर मीट करने की रीजन नहीं है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में एक लाइन लिखी हुई है, कॉस्ट इज नॉट ए जस्टिफाइड रीजन टू ओमिट ए रिक्वायर्ड प्रोसीजर। समझ आई ना? क्या कह रहा है? कह रहा है अगर एक प्रोसीजर स्टैंडर्ड ने कहा दिया ना रिक्वायर्ड है तो आप ये कह के उसको मिट नहीं कर सकते, इसमें पैसे बहुत लगेंगे, इसमें स्टाफ बहुत लगेगा, इसमें काम बहुत करना पड़ेगा। जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड है सब वो करना ही करना है। तो लॉट ऑफ एफर्ट्स किसी भी प्रोसीजर को मिट करने की वैलिड रीजन नहीं समझी जाएगी। इसी तरह क्लाइंट का स्ट्रिक्ट डेडलाइन होना यह भी वैलिड रीजन नहीं है किसी प्रोसीजर के मिट होने की। कि सर हमने स्टॉक काउंट किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्लाइंट ने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देना, तो हम तो उधर प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म करने में बिजी थे। क्या ये वैलिड रीजन है स्टॉक काउंट को ओमिट करने की? नहीं, वैलिड रीजन नहीं है। क्लियर जी? बिल्कुल, ये इस कंफर्मेशन के में उसने लिखा हुआ आवर ऑडिटर, तो बिल्कुल ये कंफर्म हो रहा है, इससे लग नहीं रहा बल्कि कंफर्म हो रहा है कि इसको लिख क्लाइंट रहा है, सीएफओ सीईओ लिख रहा है जो भी। नहीं, कुछ केसेस में क्लाइंट सेंड कर सकता है, मैंने ये कहा था किसी लेक्चर में। नहीं, मैंने कहा था लिख सकता है। हाँ, ऑडिटर भी लिख सकता है, क्लाइंट भी लिख सकता है। मैंने इसीलिए आपको बताया 2 पार्टीज एग्रीमेंट करती है ना, ये लाजमी नहीं है कि किसने एग्रीमेंट लिखा।
हाँ, क्लाइंट अगर लिखेगा तो यही कहेगा कि जी हमारे ऑडिटर से बैलेंस कंफर्म करना चाहते हैं, करें। जब ऑडिटर लिखता है ना तो वो इस तरह लिखता है कि हम एबीसी कंपनी के ऑडिटर हैं, हम फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट आपसे कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाना चाहते हैं, लेकिन अथॉराइज सिग्नेचर नीचे मौजूद है। आप काइंडली हमें कंफर्म कीजिए कि आपने एबीसी कंपनी के इस डेट के ऊपर इतने पैसे देने हैं। ठीक है, तो वर्डिंग ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू या क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अहम चीज आपको क्या सिखा रहा हूं कि सेंड ऑडिटर करे, कंप्लीट रिसीव भी ऑडिटर करे। ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ना ये मैं थोड़े थोड़े ना टेक्निकल वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सेंटेंसेस, ताकि कभी C5 लेवल में जाके आप स्टैंडर्ड खोलें ना तो आपको पता चले ये अल्फाज हमने पढ़े थे। वो कहते हैं ऑडिटर शुड हैव कंट्रोल ओवर कंफर्मेशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि कंफर्मेशन सेंडिंग से लेके रिसीविंग तक ऑडिटर का कंट्रोल होना चाहिए सारा। सेंडिंग करते हुए ऑडिटर लिस्ट बनाता है कि किस किस डेटर को सेंड किया है, ताकि बाद में अगर कुछ का जवाब आए उसके आगे टिक लगाता है, जिसका जवाब नहीं आता ताकि उसको फॉलो अप करें, फॉलो अप से भी नहीं आता तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें। और जी क्वेश्चन नंबर 11, एडजस्टमेंट नंबर 5। अच्छा, एक्सटेंडेड है, शाबाश, एक्सटेंडेड किया है प्रैक्टिस, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11, एडजस्टमेंट नंबर 5। अच्छा, इसमें बेसिकली हुआ कुछ यूं है कि उसने डिफरेंट कस्टमर्स को लेटर सेंड किए हैं और वन बाय वन हर एक का जवाब दे रहा है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। यानी ये स्पेसिफिक केस है। ये कौन सा केस है? स्पेसिफिक केस। इसमें हमने हर रिस्पांस का स्पेसिफिक जवाब देना है। आपने कौन सा बोला 11 का? 5। One positive confirmation responding that the amount shown is incorrect because it does not reflect the 2% cash discount taken on January 3, 2003। एक कंफर्मेशन ने कहा कि सर जी ये कंफर्मेशन ठीक नहीं है। क्यों? इसमें दो जो हमें एक डिस्काउंट मिला था हमें 3 जनवरी को, वो डिस्काउंट तो इसमें शो हो ही नहीं रहा। डिस्काउंट 31 दिसंबर की है पहले। अब देखें, आप सोचिए क्या ये मिस स्टेटमेंट है? ये हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में गड़बड़। उसे भी चाहिए था कि ये जो 3 जनवरी को मिला है ना बैलेंस, ये 3 जनवरी को रिकॉर्ड हो। हम तो 31 दिसंबर का बैलेंस कंफर्म करवा रहे हैं, तो ये हमारे क्लाइंट के डिसएग्रीमेंट जरूर दिया। क्या लाजमी है हर डिसएग्रीमेंट क्लाइंट की मिस स्टेटमेंट हो? नहीं, इसमें ये डिसएग्रीमेंट क्लाइंट की मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये 31 दिसंबर के बाद की ट्रांजैक्शन है जो हमारे क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं की, नहीं करनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन कंफर्मिंग पार्टी ने कर लिया। तो ये हमारे क्लाइंट की मिस स्टेटमेंट समझ आ रही है? इसकी एग्री करते हैं ना इससे, हमारे क्लाइंट की मिस स्टेटमेंट, तो उसमें कुछ नहीं करना। उसने कहा बाकी की चीजें ठीक है, इसका मतलब है बैलेंस एग्रीड है। असल में ये बैलेंस एग्रीड है क्योंकि जो डिफरेंस वो शो करवा रहा है ना वो उसकी मिस स्टेटमेंट है। हमने सीखा हुआ ना कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है। एक मिनट है, क्लियर हो गया मेरे भाई? जी जी जी, एक मिनट है जी, पूछिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसने जो बैलेंस शीट का वो बताया हुआ है, तो हम ये वाला इसमें लिख सकते हैं कि क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और बैलेंस शीट के अंदर मेंशन नहीं करना चाहिए। अच्छा, शाबाश, ये अच्छा सवाल उठाया भाई ने। उन्होंने कहा सर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना इसमें उसने अमाउंट दी हुई है, ठीक है। हमने ये सीखा है हमारा रिस्क हो कि क्लाइंट बगैर वेरिफिकेशन किए साइन एंड स्टैंप करके जवाब दे देगा, कंफर्मिंग पार्टी बगैर वेरिफिकेशन के जवाब दे देगी, तो हम फिर एक मेथड 2 अडॉप्ट करते हैं कंफर्मेशन का, ब्लैंक कंफर्मेशन। तो उसने कहा सर मैं क्या इसमें ये कह सकता हूं कि तुमने जो अमाउंट लिखी है ये गलत है, अमाउंट के बगैर ब्लैंक कंफर्मेशन सेंड करनी चाहिए थी। याद रखें वो स्टैंडर्ड ने लाजमी करार नहीं दिया, अमाउंट लिखे या ना लिखे ये ऑप्शनल है आपके ऊपर, लाजमी करार नहीं दिया, इसीलिए वो गलती नहीं होगी। हम ये कह सकते हैं कि अगर वो अमाउंट ना लिखे ना तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे वो वेरिफिकेशन करके जवाब देगा, वरना एज इट इज तो वो साइन स्टैंप करके बगैर चेक किए फॉरवर्ड कर सकता है हमें। तो ज्यादा बेहतर ये इतना लिख सकते हैं कि ज्यादा बेहतर होता अगर अमाउंट को इंक्लूड ना करता ब्लैंक कंफर्मेशन, लेकिन ये कहना कि अमाउंट लिखना गलत है ये नहीं कहना चाहिए हमें, तो ये गलती नहीं है, उसने जो अमाउंट लिखा है गलती नहीं है। हाँ, अगर किसी केस स्टडी में ऐसे कह दे कि पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता चला है कि ये पार्टी बगैर चेकिंग किए जवाब दे देती है, अगर उस सूरत में अगर अमाउंट लिखी हो ना फिर हम कहेंगे एरर है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ने कहा हुआ अगर ये रिस्क होना तो फिर इस तरीके से काम कर लो।
लेकिन चूंकि उसने कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसीलिए अमाउंट उसका इंक्लूड कर देना गलती नहीं है, एरर नहीं है। क्लियर हो गया मेरे भाई जी ने क्वेश्चन पूछा? शाबाश, ये अच्छा क्वेश्चन था, शाबाश जी। फर्स्ट क्वेश्चन में वर्डिंग इस तरह की हो कि लिखा क्लाइंट ने है, ठीक है, और लेकिन ये लिखा हो कि ये ऑडिटर की रिक्वेस्ट पे हम सेंड कर रहे हैं और आपने इसको भेजना ऑडिटर को है, तो भेजना ऑडिटर को है। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना कह के साइलेंट हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है कि भेजा क्लाइंट ने है लेकिन लिखा यह है कि जवाब ऑडिटर को जाए, तो गलत है, गलत है, क्योंकि ये ऑडिटर के हाथ से ही जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप अगर जी देखिए, क्वेश्चन सेंडिंग के ऊपर, अगर आपको ये लग रहा है कि सेंडिंग के ऊपर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, तो आप ये एज्यूम तो नहीं कर सकते कि लाजमी है क्लाइंट ने सेंड किया होगा। उसको पे फिर बेहतर यह है कि उस पर फिर हम कमेंट ही नहीं करते, हम जो क्लियर है इंफॉर्मेशन उसके ऊपर कमेंट करते हैं। वो क्या है कि रिसीव क्लाइंट ना करे। क्वेश्चन में ये, तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में कंफर्मेशन सेंड कौन कर रहा है? लिख क्लाइंट रहा है, ये कंफर्म है, सेंड ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि रिसीव क्लाइंट करवा रहा है, तो हम जो कंफर्म इंफॉर्मेशन उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं कि ये रिसीविंग क्लाइंट नहीं बल्कि ऑडिटर को करनी चाहिए। और एहतियातन ये भी लिख दे कि कंफर्मेशन सेंड भी ऑडिटर करे, रिसीव भी ऑडिटर करे। हालांकि सेंडिंग के बारे में वो साइलेंट है, रिसीविंग के बारे में तो कंफर्म है ना, वो एरर आइडेंटिफाई कर देंगे। हर कंफर्मेशन, क्या हर कंफर्मेशन क्लाइंट के लेटर हेड पे जाती है? नहीं, नहीं। हमारी फॉर्म में जहां तक मुझे याद है हमने फॉर्मेट छपवाए हुए थे, पॉजिटिव कंफर्मेशन के फॉर्मेट छपवाए हुए थे। हम सिर्फ उसमें कस्टमर का नाम, एड्रेस और अमाउंट, ये क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेते थे, खुद फिल करते थे, खुद ही सेंड करते थे और हमारे ऑफिस में आते थे। अच्छा, मजे की बात बताऊं, हम खुद असल में ना टीम क्लाइंट के प्रेमिसेस में बैठे होते थे, लेकिन हम ये नहीं करते थे कि क्लाइंट का एड्रेस लिख दें और उसे कहें कि भाई इसी एड्रेस पे भेज देना, ऊपर लिख देना ऑडिटर को मिले। ये नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे? अपने ऑफिस का। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हमें कष्ट उठाना पड़ता था। क्या? हर दूसरे तीसरे दिन हम अपने ऑफिस में फोन करके पूछते थे कि इस क्लाइंट का कोई कंफर्मेशन का जवाब आया कि नहीं आया। लेकिन ये जरूरी होता है, क्यों? ताकि डायरेक्ट जवाब। तो याद रखें कि ये सेंड भी ऑडिटर करेगा, यानी ऑडिटर के एड्रेस के थ्रू होगा। ठीक है, बाज़ औक़ात क्लाइंट हमें कहता था कि सर हम रूटीन में इस लेटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आप कहें तो रूटीन की कम्युनिकेशन में आपका लेटर भी डाल दें। हम कहते थे नहीं, हम इंडिपेंडेंट डालेंगे। ठीक जी। ओपन इनवाइस, देखिए ओपन इनवाइस सिस्टम क्या होता है ये नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन आगे क्वेश्चन में उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे आपको पता चल जाए। सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लीट सिस्टम, एक होता है थका हुआ सिस्टम। जरूरत के मुताबिक आप चाहे तो कंप्लीट सिस्टम, जिसे आप आईटी की लैंग्वेज में शायद इंटीग्रेटेड सिस्टम भी कहते हैं, और चाहे आप अलग अलग। आप अपने, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप अपने 30, आज क्या तारीख है? 11 मई, 31 मार्च का बैंक का बैलेंस बता सकते हैं आप? आपको याद नहीं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट निकलवा के बता सकते हैं, बता सकते हैं। स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, क्योंकि बैंक का सिस्टम इसको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर मैं कहूं आप 31 मार्च को अपने मोबाइल का बैलेंस बताइए मुझे, वो नहीं बता सकते आप। हालांकि वो भी सिस्टम है, वो भी सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम में पास्ट बैलेंसेस की ऑप्शन रखी नहीं गई। ये है ओपन सिस्टम। तो बात हमारे कुछ क्लाइंट के सिस्टम ऐसे होते हैं, वो कहते हैं भाईजान आज की तारीख है 7 सितंबर, आप हमसे पूछ रहे हैं 30 जून का बैलेंस, हमारा सिस्टम सपोर्ट करता ही नहीं है, हम आपको ये बैलेंस कंफर्म कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं है। अब क्या करें हम इस सिचुएशन में? इसको क्या कंसीडर करें? नॉन रिस्पॉन्स, और अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। चलिए, कॉरेस्पॉन्डेंस में डेटर क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस में डेटर, कॉरेस्पॉन्डेंस में डेटर है नहीं, इसमें क्या कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन। इन केस हमें रिस्पॉन्स, तो हम क्या देखें, अगर डेटर से कंफर्मेशन लेटर का जवाब नहीं आया तो डेटर हमें जवाब नहीं दे रहा, लेकिन क्या पॉसिबल है कि उस डेटर की क्लाइंट के साथ कोई कम्युनिकेशन हो रही हो? तो कॉरेस्पॉन्डेंस से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, ये कॉरेस्पॉन्डेंस, लेकिन याद रखें खासतौर पे जब डेट डिस्प्यूटेड हो ना, तब चेक करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, ताकि हमें पता चले डिस्प्यूट किस नेचर का है। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे कोई फीमेल स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उस वक्त उनको रोक दिया था जी। क्वेश्चन नंबर 11 में थर्ड पार्ट, one positive confirmation returned stating that balance was correct but should also reflect a credit memo issued on January 5, 2003। हम वो कहता है कि भाई ये बैलेंस तो ठीक है, 31 दिसंबर का बैलेंस ठीक है, लेकिन 5 जनवरी को कुछ रिटर्न भी हुई है, 5 जनवरी को कोई चीज रिटर्न भी हुई है। तो इसका मतलब है बैलेंस तो ठीक है, लेकिन ईयर एंड के बाद इससे क्या समझ आ रही है, ईयर एंड के बाद कुछ रिटर्न आया है, तो ये डिफेक्टिव इन्वेंट्री का केस नहीं बन रहा, रिस्क है, तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया। और ये हम वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन में किया था, याद है क्वेश्चन, तो क्या किया था उस क्वेश्चन में हमने डिफेक्टिव इन्वेंट्री सेल्स को रिवर्स किया था, डिफेक्टिव इन्वेंट्री को एनआरवी, और मैंने आपसे कहा था सोचे इसमें डिफेक्टिव इन्वेंट्री के एनआरवी के प्रोसीजर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, वो नंबर के लिए, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीख चुके हैं हम, पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 12 पार्ट, when one negative confirmation returned stating सुअस का मतलब क्या है, कर लो क्या मतलब, पैसे निकलवा सकते हो तो निकलवा लो, यही कह रहा है ना, निकलवा सकते हो तो निकलवा। तो किस चीज की इंडिकेशन है कि इससे डिस्प्यूटेड डेट है, डिस्प्यूटेड डेट है। इसमें कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे हमें, बैड डेट के प्रोविजन फॉर बैड डेट के प्रोसीजर, कैसे कितनी रिकवरी होगी, 1 by 1 जी। क्रेडिट मेमो क्या होता है, ये तो अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना, आप सेल्स रिटर्न पे होता है ये क्रेडिट मेमो, नहीं क्रेडिट नोट पड़ा हुआ है, वही तो है क्रेडिट नोट को क्रेडिट मेमो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा 18 में उसने एक रिकंसिलिएशन दी है। रिकंसिलिएशन पता है आपको क्या होती है? आपको ये पता है इन्वेंट्री की रिकंसिलिएशन बनती है, आपको ये पता है डेटर की भी रिकंसिलिएशन बनती है। ये पता क्या है? डिसएग्रीमेंट के केस में हम क्लाइंट को क्या कहते थे? रिकंसिलिएशन बना, ये है वो रिकंसिलिएशन। अच्छा मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, क्लाइंट ने ये रिकंसिलिएशन हमें दे दी और ये एग्जैक्टली चैप्टर सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले चैप्टर में भी ये कंसेप्ट है आधे सफे का, कि क्लाइंट ने जब हमें बैंक ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दे दी डायरेक्ट, एज इट इज इसे ट्रू एक्सेप्ट कर ले कि इसको वेरीफाई करना चाहिए। अच्छा अगली चीज बताइए, एक एक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे कि सिर्फ कुछ को करेंगे कुछ को नहीं? सैंपलिंग नहीं करनी, सैंपलिंग ट्रांजैक्शंस की होती है। एक ट्रांजैक्शन को तो हमने पूरा वेरीफाई करना है ना, एक ट्रांजैक्शन सैंपलिंग की सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग की सैंपलिंग नहीं होती। आपने जो सैंपलिंग आइडेंटिफाई कर लिया वो पूरे का पूरा चेक करना है, तो इसमें सैंपलिंग नहीं करनी है। ये एक ट्रांजैक्शन है बेसिकली, एक ही डेटर के सर का रिकॉर्ड है ना, तो इसमें अच्छा बैलेंस एज पर सेल्स लेजर, ये कहां से वेरीफाई करेंगे? सेल्स लेजर क्या होता है भला? सब्सिडरी लेजर, क्लाइंट का अकाउंट, वहां से। और फिर इनवॉइसेस को इनवॉइस से, पेमेंट को बैंक स्टेटमेंट से। तो इसी तरह हर इंफॉर्मेशन को आपने इसमें पूछ क्या रहा है? बताओ आज जितने भी रिकंसाइलिंग आइटम्स है आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके ऊपर कंक्लूजन ड्रा करने के, इनको चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए ये था हमारा एक आपका क्वेश्चन आगे पूछे। क्वेश्चन 11 का 5 पार्ट कर तो लिया अभी। कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट कर दी होगी ना उसने? नहीं, ये कैश डिस्काउंट है, अर्ली पेमेंट में उसने दिया होगा, उसने पहले अर्ली पेमेंट कर दी होगी 5 तारीख को। चलिए फिर एनालिटिकल प्रोसीजर आज प्लान था मेरा, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा बार कंफर्मेशन आपको समझ आ गया क्या है? चलिए ठीक है। अच्छा इन असाइनमेंट को ना जल्द से जल्द कर ले, ये जो असाइनमेंट एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए ताकि जब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो प्रीवियस असाइनमेंट आपकी पेंडिंग ना हो। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।